कौन से क्वेश्चन पे थे हम? क्वेश्चन याद है ना सबको, क्या क्या था इसके अंदर? ट्राई किया था आप लोगों ने? नहीं किया था? हमने बैलेंस शीट तो प्रिपेयर कर ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। इस वाले क्वेश्चन में ये था कि मेरे पास था, आप लोगों ने, ठीक है, बैलेंस शीट आप लोगों ने प्रिपेयर कर ली थी पूरी, है ना? नहीं करी थी? नहीं, अमाउंट नहीं लिखे थे, लेकिन वो ड्रॉ तो करते पूरा। हाँ हाँ, उसके अंदर हमें फर्स्ट करना था शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में क्या था हमारे पास? हमारे पास इक्विटी शेयर्स थे 70 लाख के, और फिर कॉल्स इन अरियर थे 7000 के, कॉल्स इन अरियर थे 7000 के, और डिस्क्लोज क्या करना था हमें? 4,20,000 फुली पेड इक्विटी शेयर वर अलॉटेड एज कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। ये बात हमें डिस्क्लोज करनी थी। तो बनाओ फिर नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल, ये पूरा हो गया था। सिक्स 993 000। रिजर्व्स एंड सरप्लस इसमें आते हैं। देखो यहाँ पर entire amount of preliminary expense to be written off by adjusting from the opening balance of general reserve। तो हमारे पास जो जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है उसमें से हमें राइट ऑफ क्या करना है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा जनरल रिजर्व का बैलेंस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो गिवन है क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास जनरल रिजर्व गिवन है और कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है 7 लाख और इतना, और हमारे पास एडजस्टमेंट क्या गिवन है यहाँ पर कि राइट ऑफ कर दो एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फ्रॉम जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व से उतना हमारा माइनस हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का अमाउंट कितना है? 93,100। तो जनरल रिजर्व के, तो फिर नहीं करते, नहीं, तो फिर अदर एक्सपेंसेस में लिखते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो हमने ये आपके एडजस्टमेंट में आया तो था लास्ट क्वेश्चन में, हमने अदर एक्सपेंसेस के अंदर लिखा था इसको।
गया 21,56,000। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग का भी नोट था पूरा, देखो इसके अंदर हम unsecured loan includes 2 लाख फ्रॉम बैंक एंड 1 लाख फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। और भी कुछ है लोन के बारे में यहाँ पे? नहीं, इधर तो कुछ भी नहीं था एडजस्टमेंट। ठीक है, तो बस इतना ही है। अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड्स 2 लाख फ्रॉम बैंक एंड 1 लाख फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। तो ये जब हम लोन का ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब जब हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लोन का अमाउंट लिखेंगे तो डायरेक्टली टोटल नहीं लिखेंगे, उसको हम अलग अलग करके दिखाएंगे कि बैंक से हमने 2 लाख का लिया है और रिलेटेड पार्टी से हमने 1 लाख का लिया है। अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक है 2 लाख, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी है 1 लाख, और हमारे ट्रायल बैलेंस में टोटल अमाउंट गिवन होगा 8,47,000। तो फिर बाकी का क्या हो जाएगा? डिफरेंस अमाउंट अदर्स में चला जाएगा। ठीक, और फिर एक और लोन है हमारे पास, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कहाँ गया? अनसिक्योर्ड लोन ये वाला, तो इसका सेग्रीगेशन दे दिया 3 पार्ट्स में। और एक और है लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 10,50,000। तो अब 10,50,000 में से ऐसा 2 लाख का लोन है जो रीपेबल है विद इन 1 ईयर। एक बार दोबारा देखो, हमारे पास 2 लॉन्ग टर्म लोन्स है, एक लोन फ्रॉम स्टेट SFC और दूसरा अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स। ये दोनों हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। ठीक, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है एडजस्टमेंट कि जो हमने कहाँ से लिया है, बैंक से, उसको डिस्क्लोज करो, जो आपने रिलेटेड पार्टी से लिया उसको डिस्क्लोज करो, और बाकी का कहाँ जाएगा? अदर्स में। फिर वैसी है लोन फ्रॉम SFC 10,50,000, उसके अंदर वो सिक्योर्ड है बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रीपेबल विद इन 1 ईयर। तो अब जो लोन हमें रीपेबल मतलब पे बैक करना है विद इन 1 ईयर, वो हमारा करंट हो जाता है, लॉन्ग टर्म में तो नहीं जाएगा। तो इसमें से कितना आ जाएगा? 8,50,000। और फिर हम ब्रैकेट में साथ में ये भी शो करेंगे कि ये लोन है सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा लोन है ना। ठीक, अब करो इसकी एडजस्टमेंट। इलस्ट्रेशन 6 कर लिया? नहीं, क्या कर लेना। हो गया ये वाला?
शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या हो गई हमारी, यही जो 2 लाख हमने माइनस किया वही हमारी शॉर्ट टर्म बोरिंग बनेगी। करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, लोन रिपेबल विद इन 1 ईयर 2 लाख। और देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में और कोई करंट। एक है सैंड्री क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल हो गया हमारे पास, और कुछ नहीं है, इधर तो हो ही नहीं सकता। और कोई एडजस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल, और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। तो अब हमें, जब हम बैलेंस शीट पे आएंगे तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग अभी हमने कैलकुलेट करी, ट्रेड पेबल दिखा देंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का भी बनाते हैं। इसका अमाउंट कितना आया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग का? 16,97,000। और ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स है हमारे पास 14 लाख। पेबल विद इन 6 मंथ्स, ऐसे डायरेक्ट लिख दो 14 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारा शॉर्ट टर्म टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 8,16,900, इसका वो बनाएंगे हम, नोट बनाएंगे, नोट नंबर 5। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शॉर्ट टर्म ही होता है, क्योंकि हमें अगले 12 महीने में पे करना पड़ता है टैक्स, इसलिए ये शॉर्ट टर्म ही होता है। एट 1,6,900, 8,16,900। और ट्रेड पेबल 14 लाख। टोटल तो हम बाद में नहीं, ये तो हम बैलेंस शीट बिना P&L के बना रहे हैं, तो टोटल कर सकते हैं। करोड़ 32 लाख 62,900। $21,56,000, 1697, 2 लाख 14 लाख। चलो देखेंगे, इतना ही आ रहा है ना पक्का? ठीक है। पीपीई, पीपीई में एडजस्टमेंट्स गिवन है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर। और हमारे पास क्या है, लैंड का अमाउंट है 14 लाख, बिल्डिंग का अमाउंट है 20,50,000 और प्लांट एंड मशीनरी का भी है और फर्नीचर एंड फिक्सचर का भी है।
लैंड तो 14 का 14 लाख ही रहेगा। हमें कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग था 28 लाख और बिल्डिंग अब हो गया है 20,50,000। तो इसको हम कैसे शो करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में? हमारा नोट्स टू अकाउंट्स में लैंड तो डायरेक्ट हो गया, बिल्डिंग की कॉस्ट है 28 लाख और ट्रायल बैलेंस में है 20,50,000। तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो गई? डेप्रिसिएशन। ऐसे सारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। और आप पीपी नहीं लिखेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखना। अभी लिख दिया तो कोई नहीं, एग्जाम में मत लिखना। सेवन 7,475,000 7,475,000। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स इंटेंजिबल एसेट, नोट नंबर 7। फोर लाख। करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, ये सब हमने कर लिया यहाँ तक। इन्वेंट्री का बैलेंस लिख लो, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल 14 लाख और 3,50,000, ये दोनों इन्वेंट्री हो गए। ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और ये दोनों कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। हाँ, फिनिश गुड्स में 14 लाख और रॉ मटेरियल में 3,50,000। दिखा देती हूँ आंसर।
अभी सिर्फ इन्वेंट्री का बना लो। फिनिश गुड्स 14 लाख, रॉ मटेरियल 3,50,000। ट्रेड रिसीवेबल पे हमारे पास एडजस्टमेंट है। ट्रेड रिसीवेबल फॉर 3,80,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। तो अब ट्रेड रिसीवेबल का टोटल अमाउंट कितना है? 14 लाख, लेकिन उसमें से 3,80,000 को हम अलग से डिस्क्लोज करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे विच इज़ ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। मोर देन 6 मंथ्स है वो ट्रेड रिसीवेबल, इसकी वजह से वो नॉन करंट में नहीं पहुंच जाएगा, मोर देन 6 मंथ्स ही है बस। ठीक, तो उसे हमें बस अलग से डिस्क्लोज करना है। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ 3,80,000, अदर ट्रेड रिसीवेबल्स 10,20,000। क्या हुआ? कर लिया? डन। ऑनलाइन सबका हो गया? यस मैम। एक बार बता दो अमाउंट्स। इन्वेंट्री 17,50,000, 14 लाख। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस तो डायरेक्ट गिवन है हमारे पास, 2,98,900। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का नोट बना लो, कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद बैंक। बैलेंस विद बैंक को और सेग्रीगेट करके भी दिखाना है। बैलेंस विद बैंक में 70, मेरे पास अभी बना हुआ नहीं है शायद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का। इसको कैसे बनाओगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमें दिखाना है कैश इन हैंड कितना, 2,10,000, और फिर हमें दिखाना है बैलेंस विद बैंक के अंदर अमाउंट विद नॉन शेड्यूल बैंक 18,000 और डिपॉजिट्स फॉर पीरियड ऑफ 9 months 5 लाख। और अदर्स में चला जाएगा, अदर्स में एक बार 17,29,000 माइनस 18 माइनस 5, 12,11,000, और इन सब का टोटल 17,29,000, और फिर दोनों का टोटल करके अमाउंट वहाँ पे।
बन गया सबका कैश एंड कैश इक्विवेलेंस? ये जो मैंने लिखी है लैंग्वेज यहाँ से देख लेना। नॉन शेड्यूल बैंक के पास है 18,000 और डिपॉजिट्स फॉर मोर देन 9 मंथ्स फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स है 5 लाख और अदर्स में 12,11,000। हो गई मैच? थर्टीन टू सिक्स टू नाइन डबल ज़ीरो 132629। एक बार पेन दिखाना एक बार। 13262900। ठीक है। अमाउंट बताना एक बार। 1939,000 और शॉर्ट टर्म का 2,98,900। ठीक है। 3132629000। नहीं ये शायद पहले जो फॉर्मेट में है वही आएगा, जो फॉर्मेट में है वही आएगा। पहले शॉर्ट टर्म फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। हो गया? देखो एक बार इस वाले क्वेश्चन पे आओ। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है कि ये बैलेंस शीट में हम किसको किस वाले हेड में क्लासिफाई करेंगे। ठीक, तो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। कंपनी ने जितना शेयर कैपिटल इशू किया उससे एक्सेस में उनके पास रिसीव हुआ, तो वो जो एक्सेस में रिसीव हुआ है वो हमें वापस रिटर्न भी तो करना है ना। एक्सेस में जो रिसीव है वो हमें वापस रिटर्न करना ही है। जिनको हमने शेयर अलॉट करने ही नहीं, उनका पैसा तो हमें रखना ही नहीं है, वापस रिटर्न करना है। तो ये हमारे पास जो एक्सेस पड़ा है ये तो हमारी करंट लायबिलिटी है ना। ठीक, फिर शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये तो हमने जो शेयर्स अपने एम्प्लॉय को इशू करे हैं वो है, ये सीधा सीधा शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा। फिर उसके बाद अनपेड मैच्योर डिपॉजिट, अनपेड मैच्योर डिबेंचर एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। तो अनपेड, देखो डिबेंचर इज मैच्योर्ड बट इट इज अनपेड, तो अभी हमें पे करना होगा, लाइबिलिटी है। और कौन सी वाली है? करंट लाइबिलिटी है। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स एंड, पहले तो इस वाला पे आ जाओ। कॉल्स अनपेड, जो कॉल उन्होंने पे नहीं करे, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। ये कॉल्स इन अरियर होते हैं, कॉल्स अनपेड। तो कॉल्स इन अरियर को हम क्या करते हैं? हम शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं कॉल्स इन अरियर। अभी लास्ट एग्जाम्पल में हमने किया, तो फिर ये कहाँ पे जाएगा? वही शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल के अंदर डिडक्ट हो जाएगा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसका अलग से शेयर होल्डर फंड के अंदर अलग से हेड बना हुआ है। और फोर्थ है हमारे पास करंट uncalled liability on shares and other partly paid investment। हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, आपने कहीं पर सोचो इन्वेस्टमेंट करी है, आपने किसी के शेयर्स लेके रखे हैं और उन्होंने अनकॉल, अभी कॉल नहीं करा, तो वो कॉल करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये वाला क्या है आपके पास? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। क्या? अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स, अभी पे करना पड़ सकता है आपको, जब वो करेंगे तब करना पड़ सकता है, मे बी, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा? मे बी यू हैव टू पे और यू हैव नॉट टू पे। तो जब वो कॉल करेंगे आपको पे करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या आ जाएगी? करंट लाइबिलिटी नहीं है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी आएगी। ठीक है, फर्स्ट में हमने क्या देखा?
हमने एक्सेस में अमाउंट रिसीव कर लिया था, इसलिए हमको उसे पे बैक करना है, तो इसलिए करंट लाइबिलिटी है। ये क्योंकि हमारे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है तो ये शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सेकंड में अनपेड मेच्योर्ड डिबेंचर, डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग मेच्योर हो गई है, हमें पे करना है, तो करंट लाइबिलिटी। फिर हमें अनकॉल्ड लाइबिलिटी है, किसी की अनकॉल्ड लाइबिलिटी है, हमें पे करना पड़ सकता है, हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो हमारी कंटिजेंट लाइबिलिटी हो गई। अनकॉल्ड कॉल्स अनपेड क्या होती हैं? कॉल्स इन अरियर होती है, इसलिए वो शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं, इसलिए शेयर कैपिटल इसका हेड होगा। और फिर मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट्स, हमारा शेयर होल्डर फंड्स के अंदर मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट्स के अंदर ही जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो एक बार क्योंकि बाद में भूल जाओगे। आपने तो लिख लिया, इन दोनों ने लिखा। रिवाइज करने बैठोगे तो याद नहीं रहेगा, और एग्जाम यहाँ बुक में क्वेश्चन के सिर्फ आंसर गिवन है, उसका रीजन नहीं गिवन। देखो कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या लिख लो, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर फंडिंग, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर फंडिंग। अब फर्स्ट का लिख लो, बिकॉज कंपनी हैज़ टुक अमाउंट इन एक्सेस, इसलिए वो करंट लाइबिलिटी है। फिर सेकेंड के अंदर लिख लेना ईसॉप है, इसलिए वो शेयर कैपिटल बन जाएगा। थर्ड के अंदर लिख लेना बिकॉज इट इज़ अनपेड मेच्योर्ड डिबेंचर, तो ये तो समझ में आ जाएगा सीधा सीधा करंट लाइबिलिटी। फोर्थ के अंदर मैंने बताया कंटिजेंट लाइबिलिटी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर फंडिंग। फिफ्थ हो गया हमारा कॉल्स इन अरियर, इसलिए वो शेयर कैपिटल से माइनस होता है, इसलिए शेयर कैपिटल। और सिक्स तो पता ही है, डायरेक्ट है सिक्स। ईसॉप लॉ में पढ़ा तो था ईसॉप, थे आप नहीं थे? देखो बता रही हूँ, लिख लो पहले। ईसॉप का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें क्या होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू करती है, और वो शेयर्स इशू इसलिए करती है ताकि वो एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टर्म टाइम के लिए उनके साथ बने रहें, वो अपनी एम्प्लॉयमेंट छोड़ करके ना जाए। ठीक है, बिकॉज कंपनी ने बहुत ही टाइम और कॉस्ट स्पेंड करके उन एम्प्लॉय को हायर किया होता है। ठीक है, तो वो कंपनी नहीं चाहती कि एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर इंक्रीज़ हो, मीन्स कंपनी से एम्प्लॉयज़ जाएँ आए, ऐसे टर्नओवर इंक्रीज़ हो, तो इसलिए कंपनी क्या ऑफ़र करती है अपने एम्प्लॉयज़ को? स्टॉक शेयर्स क्या करती है, देने के लिए बोलती है कि अगर आप हमारी कंपनी में इतने टाइम के लिए रहोगे तो हम आपको हमारी कंपनी के शेयर कैपिटल देंगे, शेयर्स देंगे। तो अब ये क्योंकि होता है एम्प्लॉय के हैंड पे ऑप्शन होता है, वो ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है, एक्सरसाइज कर भी सकता है और एक्सरसाइज नहीं भी कर सकता, इसलिए हम इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान।
क्वेश्चन नंबर 9, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो वो वाला जो हमने करा था सिगार वाला, जिसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स थे, वो वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये वाला इम्पोर्टेंट है। Ring Limited was registered with nominal capital of 10 lakh divided into shares of rupees 100 each. The following trial balance is extracted from the books on 31st March 2022. तो हमारे पास पूरा ट्रायल बैलेंस गिवन है। अब लेकिन यहाँ पर चलो पहले पूरा पढ़ लेते हैं। ट्रायल बैलेंस है पूरा, फिर उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च एंड बैलेंस शीट। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000, इसमें लास्ट में आएंगे। प्रोवाइड डाउटफुल डेट्स एट 4% ऑन डेटर्स, ये तो हमें पता है कैसे करना है। फिर प्रोविजन बनाना है 30% का, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बन जाएगा। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है हमारे पास 16,000 ऑन बिल्डिंग एंड 24,000 ऑन मशीनरी। डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 25% एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10%। ये दूसरी अलग ट्रीटमेंट है इसका, और इसका इतने का अलग ट्रीटमेंट है। द डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 25% ऑन 2 अप्रैल 2022। डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर करा डिविडेंड, ये क्या है हमारे लिए कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ को शो करेंगे, हम फुटनोट में शो करेंगे क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर किया है। फिर उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एट 10%, मींस जितना भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट में, उसका 10% हमें कहाँ पर ऐड करना होगा, जनरल रिजर्व में। मींस पीएनएल में से 10% माइनस कर देंगे और उसे ऐड बैक कहाँ पे कर देंगे, जनरल रिजर्व में ऐड बैक कर देंगे। बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड 20,000। बिल्स डिस्काउंटेड क्या होते हैं, बिल्स डिस्काउंटेड क्या होते हैं, बैंक को दे देते हैं। तो अब जब बिल्स रिसीवेबल हमारे पास क्या आता है, बिल्स रिसीवेबल, और क्योंकि ये 3 महीने इसकी मैच्योरिटी डेट होती है, तो अगर हमें पैसों की ज़रूरत आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसको बैंक के पास ले जाते हैं, बैंक से पैसे ले लेते हैं और बैंक को बिल दे देते हैं, ठीक है। अब बैंक को हमने BR दे दिया, लेकिन अगर जिसके पास बिल्स पेबल है उसने पेमेंट नहीं की तो किसकी लाइबिलिटी बनती है, जिसके पास BR होता है, जिसने डिस्काउंट करा होता है उसकी लाइबिलिटी बनती है। तो अब यहाँ पर क्या है, बिल्स डिस्काउंट तो करा लिए हमने बट वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, तो ये हमारे, अगर उसने पेमेंट नहीं की तो हमारी लाइबिलिटी बनेगी, तो इसलिए ये क्या है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी ये भी है, तो इसको भी हम शो करेंगे फुटनोट में। पे करनी ही करनी है, नहीं है ना, हमने तो आज पेमेंट, हमें तो पैसे, हमारे पास तो BR था ना, हमें तो पैसे रिसीव होने थे, हमें किसी को पैसे देने थोड़ी थे। लेकिन हमने आज लेने की जगह हमने क्या करा, डिस्काउंट करा लिया, क्योंकि वो हमें 3 महीने के बाद देता, तो हमने आज ही बैंक से पैसे ले लिए। अब वो बैंक को देगा नहीं देगा, तो इस चीज़ की कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, इसलिए हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। क्लियर है ना सबको ऑनलाइन? हाँ नहीं, अभी तो वो डेट ही नहीं आई जब बिल्स पेबल बैंक को पैसे देगा, ठीक है, इसलिए लाइबिलिटी है, अभी मैच्योर नहीं हुआ। बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड 20,000, ये क्या है, ये बस डिस्क्लोजर है, बस हमें ये बात डिस्क्लोज करनी है नीचे बैलेंस शीट के बाद, पीएनएल के बाद, ठीक। ये सब तो ठीक है, इजी। अब इस पे आओ, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक कितना हुआ, देखो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है 1,80,000, और 1,80,000 क्या है, क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 है, ठीक। और क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 1,60,000, तो ओपनिंग स्टॉक 20,000 होगा, तभी तो ये 1,60,000 इसमें ऐड करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 बनेगा। तो हमने इस वाली एडजस्टमेंट से क्या निकाला, ओपनिंग स्टॉक की फिगर निकाली 20,000। लेकिन आप ये चीज़ देख रहे हो, क्या यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है,
हमारे पास क्वेश्चन कैसे होता है यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है। परचेजेस फिनिश गुड्स 4,20,000, एडजस्टेड परचेजेस भी नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है, ट्रायल बैलेंस में होता कैसे, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास क्या लिखा होता है, ओपनिंग स्टॉक लिखा होता है, परचेजेस लिखी होती है, और फिर लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा होता है। एडजस्टमेंट में ये होता है जनरली। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है बस, और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमें खुद निकालनी है, ठीक है। तो क्या हम इसको इस वाले तरीके में कन्वर्ट कर ले तो हमारे पास क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा, है ना। तो अब जैसे सपोज करो ओपनिंग स्टॉक 2 है और यहाँ पर 5 है, और सपोज क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस गिवन है ना, ये इसको इस तरीके से कन्वर्ट करके पता है कैसे दे रखा है, इन्होंने परचेजेस में क्या किया है, इन दोनों को तो ऐड कर दिया है, मीन्स 5 + 2 कर दिया है, और फिर यहाँ पर -3 मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया। तो यहाँ पर कितना है हमारे पास 4, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लिखी है 3। देखो अब यहाँ पर इसका आंसर भी 7 आएगा और इसका आंसर भी 7 आएगा, मीन्स यहाँ पर जो किया है ना, इसका आंसर जो टोटलिटी में आना है ना वो सेम है, बस इन्होंने जो अंदर फिगर्स है ना अमाउंट, उसको आपस में ऐड और माइनस गलत करके रखा है, ठीक। देखो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा गिवन है, ठीक। तो ये जो गिवन है इसको अगर हम इसमें कन्वर्ट कर दें तो हमारा पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो अब हमारे पास क्या है, हमें अमाउंट गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक की कितनी 1,80,000 और ओपनिंग स्टॉक की कितनी 20,000, ये दोनों अमाउंट्स हमें पता लग गई, ठीक है। अब परचेजेस हमारे पास जो गिवन है वो है 4,20,000, 4,20,000, और हम ये देख रहे हैं इसके अंदर जो परचेजेस है, परचेजेस में इन्होंने ओपनिंग स्टॉक को क्या करके रखा है ऐड, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करके रखा है माइनस। तो अगर हमें इसको करेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, ओपनिंग स्टॉक को माइनस और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड बैक, है ना, उल्टा ट्रीटमेंट करना होगा। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक प्लस है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस में है, तो हमें उसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक को माइनस और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड बैक। तो अब 4,20,000 में ओपनिंग स्टॉक माइनस और क्लोजिंग स्टॉक ऐड बैक कितना आ जाएगा, ये 580, करेक्ट। 580 हमारी क्या आ गई, करेक्ट वाली परचेजेस आ गई, और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी पता लग गया और ओपनिंग स्टॉक भी पता लग गया, ठीक है। तो अब जब हम परचेजेस लिखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, तो हम कितना अमाउंट लिखेंगे, अब 5,80,000। तो सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, पहले तो हम अपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, फिर पीएनएल का फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद सारे नोट्स अकाउंट्स बनाएंगे, फिर हमें लास्ट में वर्किंग नोट दिखाना होगा, जिस वर्किंग नोट में हम ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे पूरा, और फिर जब हम परचेजेस लिखेंगे तो परचेजेस के ब्रैकेट में लिखेंगे कि ये वर्किंग नोट से निकल के आएगी अमाउंट, ठीक है। तो ये आपको मैं तरीका बता रही हूँ एग्जाम में सॉल्व करने का। अभी क्या करो, अभी पहले वर्किंग नोट कर लो, फिर सारे फॉर्मेट बना देना, ठीक है। तो पहले वर्किंग नोट लिख लो इसका। वर्किंग नोट अब कैसे लिखेंगे हम, इसी को रब करके, समझ में आया ऑनलाइन सबको? यस मैम। यस। और किसकी आवाज़ नहीं आई? रुशेल, आपको आया? ट्रायल बैलेंस में हम कैसे शो करेंगे इसको, परचेज गिवन है हमारे पास 4,20,000, उसमें हमें माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक और ऐड बैक करना है क्लोजिंग स्टॉक,
यहाँ पर लिख लेना माइनस करा है, माइनस करा हमने ओपनिंग स्टॉक और ऐड बैक करा क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास आंसर आया 5,80,000। और ओपनिंग स्टॉक हमने निकाला, कैलकुलेट किया 20,000, और फिर हमारे पास एंड में क्लोजिंग स्टॉक है 1,80,000। क्या हुआ बताओ, पूछो पूछो, डाउट पूछो। फॉर्मेट बनाओ, बैलेंस शीट, पीएनएल। हाँ, वो जो पूरा लिखा था वो भी लिखना है, स्टार्टिंग में लिखा था वो तो बस एग्जाम्पल लेके बताया था मैंने, 2 3 4 5, वो नहीं करना चाहिए था, रब नहीं करना चाहिए था। हाँ हाँ, लिख लो। उसमें मैंने बताया था अमाउंट क्या लिए थे मैंने, देखो इस तरीके से लिखा था कि हमारे पास गिवन था ये वाला ट्रायल बैलेंस, गिवन था हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस। सपोज इसमें क्या था 4 और 3, और जो हमें लेकर आना था वो कैसे लेकर के आना था, इसका भी आंसर 7 आ रहा था। परचेज और ओपनिंग स्टॉक और फिर क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेज में कैसे गिवन था वो, टू और 5 और 3। ये उल्टा लिख दिया मैंने, परचेज है 4 और क्लोजिंग स्टॉक है 3। हाँ अब ठीक है। वो दिखाना मैंने इसकी क्वेश्चन वाली, इसके हिसाब से कर देते हैं ना। देखो एक काम करो सिंपल, आप ये याद रखना है आपको कि हमें ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है और क्लोजिंग स्टॉक वापस से ऐड करना है, तो आपका एडजस्टमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक आप कैसे निकालोगे, एडजस्टमेंट के थ्रू निकालोगे, और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास क्या रहेगा, गिवन रहेगा। इसके ब्रैकेट में लिख लो गिवन, इसके ब्रैकेट में लिख लो एडजस्टमेंट से आया, और इसके ब्रैकेट में लिख लो जो गिवन परचेजेज है, गिवन परचेजेज है उसमें हमने माइनस करा ओपनिंग प्लस किया क्लोजिंग। अब समझ में आ जाएगा। माइनस को छुड़ा कर रहे हैं, प्लस को छुड़ा कर रहे हैं, अमाउंट सेम क्यों आएगा? क्या? हम माइनस को छुड़ा कर रहे हैं अमाउंट, हाँ प्लस क्लोजिंग स्टॉक अलग है, अमाउंट सेम क्यों आएगा दोनों का? जहाँ पैटर्न सेम आएगा दोनों का। एग्जाम्पल में 7 7 आ रहा था। एग्जाम्पल में वही तो मैं बता रही थी कि देखो यहाँ पर आप 3 और 4 प्लस 3 करोगे तो भी 7 आएगा, और 5 प्लस 2 करोगे तो भी 7 आएगा। तो क्यों आएगा ये? क्योंकि उन्होंने लिखा इस तरीके से है परचेजेस में। परचेजेस में क्या किया है, परचेजेस में यहाँ पर
ऐड कर रखा है ओपनिंग स्टॉक और माइनस कर रखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो उसी को हमने उल्टा ट्रीटमेंट कर दिया, हमने ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर दिया। अमाउंट अलग अलग है, सेम रहेंगे जैसे अमाउंट किसके अलग, ये बस एक देखो, हाँ तो वो तो अलग ही होंगे, यहाँ पर भी तो अलग है, क्लोजिंग स्टॉक 3 है और ओपनिंग स्टॉक 2 है, और यहाँ पर भी अलग है, क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 है, ओपनिंग स्टॉक 20,000 है। ये वाला मत लिखो, बस ये लिख लो, कंफ्यूजन क्रिएट होगी फिर उसके साथ, बस इतना लिख लो। देखो बस ध्यान में रखना है आपको कि हमें परचेजेस में क्या करना है, माइनस करना है ओपनिंग, प्लस करना है क्लोजिंग, ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक निकलेगा एडजस्टमेंट से, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन रहेगा कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में। बस कौन सा वाला, 11th में, कोविड में पढ़ा था क्या? अच्छा हो गया आप सबका, अब बैलेंस शीट बनाए, नहीं हुआ किसी का तो बता दो। यहाँ पर नहीं करोगे, क्वेश्चन कहाँ गया, 9th, इसके आगे का क्वेश्चन, ओके यहाँ पे चलो बनाओ बैलेंस शीट। क्या नहीं, प्रिंट तो अभी ऐसी क्या बोलते हैं, ऐसी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है अभी। बार बार नहीं बनाओगे तो लर्न कैसे होगा, फॉर्मेट एज इट इज लर्न करना है। पेपर के लिए प्रिंट है वो आपको एक ईमेल लिखना पड़ेगा ICAI को।
एक पेपर है। पेज नीचे ख़त्म हो गया। अरे ये इतना सही है। नेक्स्ट पेज पे बना।
शेयर कैपिटल। यहाँ पर 2-3 लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नोट्स टू अकाउंट स्टार्ट करना, क्योंकि हमें डिस्क्लोजर देना है ना यहाँ पे। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख है, बट हमारे पास ऊपर लिखा है नॉमिनल कैपिटल इज 10 लाख डिवाइडेड इनटू 100, तो ऑथराइज्ड अलग है, इशूड सब्सक्राइब्ड अलग है। ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल $10,000 equity share of ₹100 each. 10 lakh issued and subscribed share capital 40,000 equity shares of ₹100 each, 4 lakh. हाँ अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा हो गया कुछ, एक सेकेंड 4,000 ना, 4,000 4 लाख। हमारे पास जनरल रिजर्व का क्या था, ओपनिंग बैलेंस, जिसके अंदर हमें क्या करना है, ऐड करना है ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल। ये वाली एडजस्टमेंट याद है ना? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है 10%, ऐड ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस, ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर में माइनस करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10%।
जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 80,000, पीएनएल का 50,000, 80 और 50। कितना ठोकेंगे? नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फोर्टीन % डिबेंचर 4 लाख, 14% डिबेंचर 4 लाख। नंबर 3, और देख लेते हैं एक बार। अब देखो, अब हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे हमारे पास और कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म प्रोविजन या लॉन्ग टर्म अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज तो नहीं है, वो चेक करना है। तो क्रेडिट साइड पे ही चेक करेंगे हम। सेल तो ये तो नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएनएल, प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अनक्लेम डिविडेंड, और कुछ तो है ही नहीं। अब आ जाओ कहाँ पर, करंट लाइबिलिटी। यहाँ पर नहीं था, कहाँ है करंट लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल 184,000, ये तो डायरेक्ट लिख दो। अब यहाँ पर ना बहुत सारे अदर करंट लाइबिलिटी है हमारे पास, और एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमें बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो हमारे एडजस्टमेंट में गिवन है। मेक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 30%। तो ये दो ट्रीटमेंट अभी हमें करना है। नंबर 4, अदर करेंट लाइबिलिटी। इसके अंदर है एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, इंटरेस्ट accrued but not paid, 4,000, 10,000 और 28,000, 42,000। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले वाला याद करो, 11th क्लास वाला, उसके अंदर आप क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता था, एक्सपेंस में जाकर ऐड बैक कर देते थे, कोई प्रीपेड एक्सपेंस होता था उसको माइनस कर देते थे। तो हमें बैलेंस शीट में शो करना होता है उस करंट ईयर का एक्सपेंस। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को कहाँ पर दिखाते हैं, अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर दिखाते हैं, हेड के अंदर। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट पेड।
फिर पॉइंट नंबर 5 पहले फोर्थ कंप्लीट कर लो। यहाँ पर P&L फोर्थ, ट्रेड पेबल का अमाउंट कितना था? 1,84,000। फिर अदर करंट लाइबिलिटीज है 42,000। और फिर हमारे पास एक है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, इसका एक ही ट्रीटमेंट होना है ना? इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होगा प्रोविजन में, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? डेटर से माइनस करके हमको दिखाना होगा, ठीक? तो प्रोविजन हमारे पास सिर्फ एक, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये अभी हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, प्रॉफिट ही नहीं आया। कितना परसेंट था? 30% था। ये तो टोटल हो गया। अब पीपी, बिल्डिंग और मशीनरी। बिल्डिंग में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख माइनस करेंगे, मशीनरी में से 2 लाख में से 1,10,000 माइनस कर देंगे, ठीक है? वैल्यू है 5,80,000 माइनस 4,80,000 2 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,10,000 90,000। नोट नंबर क्या था? 6। है पे एक और अब डेबिट साइड, लूज टूल्स हमारा इन्वेंट्री में जाएगा। सैलरी, डायरेक्ट रेंट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, ये सब हमारे एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट, अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा होता है तो हम उसको क्या मानते हैं? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पूरा लिख लेना, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ही लिख दो यहाँ पे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट अमाउंट गिवन है तो नोट नहीं बनाते। कितना आएगा? 2,40,000, 2,40,000। इन्वेंट्री नोट नंबर 7।
हमारे पास है क्लोजिंग इन्वेंट्री और दूसरा है लूज टूल्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री और लूज टूल्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री 180 और लूज टूल्स 46,000, 2,26,000। ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन माइनस करना है हमें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करना है ना ट्रेड रिसीवेबल में, तो नोट नंबर 8। डेटर्स 2,50,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना 240 और भी है इसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स लिख लो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। एडवांस टैक्स हमने टैक्स पे कर दिया उतना हमें मिलना चाहिए, ठीक है। अगर हम ज़्यादा पे कर देते हैं ना, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जो एडवांस टैक्स और इनकम टैक्स और अकाउंटिंग टैक्स, इनके बीच का डिफरेंस ये हम AS 22 में डिटेल में पढ़ेंगे। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है, डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होते हैं, ये सब हमें पढ़ना है, अभी बाकी है AS 22 में। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के ब्रैकेट में लिख, नहीं नोट बना के लिखना। एडवांस टैक्स 1,20,000। क्या क्या 1,20,000। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आपको मिलना चाहिए इंटरेस्ट, बट नहीं मिला अभी। इंटरेस्ट एक्रूड मतलब इंटरेस्ट अर्न है ना, तो एसेट हो गया करंट एसेट, अदर करंट एसेट। इसका भी नोट बनाना। अदर करंट एसेट 4,000, अदर करंट एसेट।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैंक 60,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैंक 60,000। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, लिख लो 60,000, बट नोट नंबर करेक्ट होने चाहिए लाइन से, सीरियल वाइज। $60,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक ही हमारे पास, सेल्स 10,40,000। अदर इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000, नोट बना लो इसका। अदर इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 24,000। कर लिया? अब जितना मैंने बताया एक बार यहाँ पर लिखवा दो। सी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नोट नंबर 9। इसके अंदर हमने लिखा था क्या? एडवांस टैक्स। हाँ 1,20,000 1,20,000। नोट ओपन करा था। हाँ ठीक है, वो नोट। अदर करेंट एसेट, अदर करंट एसेट में 10 किया था ना? हाँ कितना? 4,000। 4,000। और था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बैंक, नोट नंबर 10 60,000। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कोई नोट नहीं है तो डायरेक्ट गिवन है 10,40,000। अदर इनकम में हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, नोट नंबर 12 कितना? 24,000। इन दोनों का टोटल 10,64,000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल कुछ है ही नहीं, नील। परचेजेस हमने वर्किंग नोट से कैलकुलेट करे थे, परचेजेस वर्किंग नोट में कैलकुलेट करे थे स्टार्टिंग में। 5,80,000 आए थे ना? 5,80,000। चेंज इन इन्वेंट्री हमें पता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 1,60,000। ओपनिंग हमारे पास कितना है? 20,000। और क्लोजिंग है हमारे पास 1,80,000। इसका नोट बना लेना, चेंज इन इन्वेंट्री का नोट नंबर 13। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी 1,20,000, नोट नंबर 14। इसके अंदर आएगा सैलरी 1,20,000। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट
डिबेंचर इंटरेस्ट 56,000. नोट नंबर 15, डिबेंचर इंटरेस्ट 56,000. डेप्रीसिएशन 40,000 डायरेक्ट गिवन है. अदर एक्सपेंसेस नोट नंबर 16. अदर एक्सपेंसेस लिखो. डायरेक्टर फीस 20,000, रेंट 52,000, बैड डेट्स 12,000, लिख लिए तीनों. डायरेक्टर फीस 20, रेंट और बैड डेट्स. सन्ड्री एक्सपेंसेस 36,000. क्वेश्चन नंबर 9 है ना ये. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रह गया है यहाँ पे. आपने ये वाला जो डेटर्स बनाया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका दूसरा ट्रीटमेंट. एक सेकेंड अभी रुक जाओ यहाँ पर, वेट. प्रोविजन हमारे पास कितना गिवन है? 6,000. ठीक. प्रोविजन डेटर्स हमारे पास कितना गिवन है? 2.5 लाख. और हमारे पास प्रोविजन बनाना है 4 लाख. 2.5 लाख का 4% कितना होता है? हाँ, 10,000. हमने 10,000 माइनस करा, एक बार देख लो वहाँ पे. 10,000 माइनस किया है. अब हमारे पास जो प्रोविजन गिवन है वो 6,000 गिवन है. तो 4,000 के दो ट्रीटमेंट होंगे. एक 10,000, तो 6,000 यहाँ पर ऐड कर दिया, 4,000 भी ऐड कर दिया, और 4,000 कहाँ पर ऐड होगा? दूसरा ट्रीटमेंट अदर एक्सपेंसेस में. ठीक है, तो 1,24,000 आ गया. अदर एक्सपेंसेस 1,24,000. ऑनलाइन किसी को कंफ्यूजन क्रिएट हुई क्या? नो मैम. बाकी दोनों को?
1,24,000 आ गया अदर एक्सपेंसेस आप सबका। एक बार इसका टोटल बताओ। 7 7,60,000 3,04,000 इसका 30%। हाँ ठीक है 91,200 और फिर माइनस करने के बाद 212,300 800। अब ये 91,200 यहाँ पर 91,200 नोट नंबर 5 में, नोट नंबर 5। वो तो एक ही ट्रीटमेंट होना था उसका, वो ट्रायल बैलेंस में था ना। ये हमारे पास कहाँ गिवन था, नीचे गिवन था एडजस्टमेंट में, तो इसलिए इसके हमने 2 ट्रीटमेंट करे कि यहाँ पर और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। फिर उसके बाद हमारे पास जनरल रिजर्व में जाओ, जनरल रिजर्व पीएनएल कितना आया है 212800, इसका 10% 21,280 माइनस करना है और यहाँ पर 21,280 ऐड करना है। 101,280 और 241,520 इन दोनों का टोटल बता देना। 385,360 385,360 101,280 241,520। एक बार दोबारा करना। 342,800 342,800 342,800 14,60,000 ये लो। $14,60,000 आ तो रहे 1460। नहीं आ रहा क्या इसका टोटल कोट आ गया ना।
इलस्ट्रेशन 5 किया हमने? नहीं किया ना? कौन कौन से रह गए इलस्ट्रेशंस? इलस्ट्रेशन 3 भी कर रखा है 1 भी किया है, 5 लेफ्ट, 5 और 6 बचा है, 5 और 6 बचा है। आपने बोला था 6 तो आपका होमवर्क है, 5 हम कर लेंगे, आप भी वैसे ट्राई करोगे तो अब हो जाएगा, ये भी कर लेना ट्राई, ठीक है। और हमारे एग्जाम्पल्स बचे हैं स्टार्टिंग के थ्योरी वाले, ठीक है। किसी को कोई डाउट? क्रिश और विदिका? No more. ओके ओके ओके, बाय।